शीट के करके देखे, आ रहे? इस टॉपिक के देखे थे? हाँ, तो आ रहे थे? 5 ही थे। फिर अजय तो आपने नहीं किए? आपके पास शीट नहीं थी? क्या रीजन था? हाँ, अच्छा। और आप लोगों ने किए थे ऑनलाइन वाले बच्चे? शीट में क्वेश्चंस करके देखे थे, मोलैरिटी के मास परसेंटेज, यही करवाया था लास्ट टाइम में, यही हुआ था। अच्छा, चलो नहीं किया था तो अभी कर लेंगे, कोई बात नहीं है। आज हम लोग एक कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन कर लेते हैं, है ना। एक कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन सबने पढ़ा होगा बचपन से, मैथ्स में पढ़ा हुआ है ना। क्या मतलब होता है फ्रैक्शन का? जैसे ये आपका कोई स्फेयर है, इसके 4 इक्वल पार्ट कर दिए, ये शेडेड पार्ट है, तो इसका फ्रैक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा? शेडेड फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। और अगर ये वाला बोले तो, अनशेडेड बोले तो कितना हो जाएगा? 3/4। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन भी ऐसे ही निकालते हैं भाई। 1 जो यूनिट हमने रखी, ये 1 जो रखा वो किसका रखा? शेडेड बाय टोटल। और यहाँ पे क्या था? अनशेडेड बाय टोटल, यही तो किया था। तो मोल फ्रैक्शन भी इसी तरीके से है। सपोज कोई मिक्सचर है, सपोज कोई सॉल्यूशन है, कोई भी चीज हो सकती है हमारे पास। मिक्सचर की हम बात कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मिक्सचर है, उसमें A B C D E, ये 5 सब्सटेंसेस मिक्स हैं, सबके अलग अलग मोल्स हैं। इसके मोल्स हैं Na, इसके हैं Nb, इसके हैं Nc, D के आपके हैं Nd, और E के हैं आपके Na। सबके ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी का भी, तो उसके मोल्स डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? टोटल मोल्स। तो इस मिक्सचर में अगर हमको चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ A चाहिए, तो क्या करेंगे? मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स इन मिक्सचर। जो भी मिक्सचर बना हुआ उसमें टोटल मोल्स कितने हैं? तो मोल्स ऑफ A क्या हो जाएगा? Na है, आपको पता है। और टोटल क्या हो जाएंगे? Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd प्लस Na। कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक। तो इसका मतलब हमको क्या पता लगा? अब ऐसे ही Nb निकालना है तो वो भी आ सकता है आपका। मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है, इसको एक यूनिट होती है काई, काई से डिनोट करते हैं, ऐसे ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी डिनोट करते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, क्या बोलते हैं? काई। अगर बी का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा? मोल्स किसके हो जाएंगे? बी के डिवाइडेड बाय टोटल। सिंपल है, Nb बाई Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd प्लस Nd। ठीक है। अब सबका अगर मान लो 5 कंपोनेंट है, 5 चीजों से मिलके मिक्सचर बना है, या सॉल्यूशन है, 2 चीजें सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो इनसे मिलके अगर सॉल्यूशन आपका बना हुआ है और आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो और सबका मोल फ्रैक्शन आप निकाल लो, सबको अगर ऐड कर दो तो टोटल वैल्यू आ जाती है 1। क्या आ जाएगी? टोटल वैल्यू 1 आ जाएगी।
तो ये वाला फॉर्मूला भी हमारे काम में आता है। इसी सॉल्यूशन के लिए अगर बोलो एक्स ए काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी प्लस काई डी प्लस काई ई, टोटल इनका एडक्ट क्या आ जाएगा? सबके मोल फ्रैक्शन का एडक्ट आता है एडक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एडक्ट क्या होता है? 1। अब मान लो कोई सॉल्यूशन है, मान लो कोई सॉल्यूशन है हमारा वाटर और शुगर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? वाटर शुगर से बना हुआ। तो इसमें क्या होगा? शुगर का मोल फ्रैक्शन प्लस वाटर का मोल फ्रैक्शन दैट इक्वल टू, ठीक। यूनिट की अगर बात करूं तो यूनिट होगी क्या? फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती है भाई? ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल्स है तो कट जाएगा। तो यूनिट होगी कोई? नहीं होगी। अगर यूनिट की बात करो तो आप क्या बोलोगे? यूनिट। ठीक है, आप कर लेंगे इसका अगर कोई क्वेश्चन आता है। जैसे सपोज आपको बोल दिया कि कोई मिक्सचर है, उसमें 5 ग्राम यूरिया, वॉइस क्लियर है? 5 ग्राम यूरिया, 2 ग्राम NaCl एंड 50 ग्राम वाटर है। ये मिक्सचर आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको सबके मोल फ्रैक्शन निकालने। मोल फ्रैक्शन निकालो यूरिया का, मोल फ्रैक्शन निकालो NaCl का, मोल फ्रैक्शन निकालो किसका? वाटर। यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना है? मोल्स पहले निकालने पड़ेंगे सबके, फिर टोटल मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो सबके पहले अलग अलग मोल्स निकालोगे। मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। NaCl तो लिख ही दिया है मैंने। वाटर का पता ही है आपको। सबका पहले मोलर मास कैलकुलेट करो, फिर ये ट्राई करो, नहीं आएगा तब मैं बताऊंगी। मोल्स निकालने आता है ना? गिवन मास बाई मोलर मास। हाँ, निकालिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 यूनिट लेंगे। सी का 12। देखो इतने सारे एलिमेंट है ना, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 ले लो, सी का 12, ऑक्सीजन का 16, Na का 23, Cl का 35.5। अब हो जाएगा? सबका लिख दिया मैं। ट्राई करो। मैं चाहती हूँ एक एक क्वेश्चन तो यहाँ से करके जाया ही करो। क्लोरीन 35.5।
अंशुल घर पे खूब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, है ना, तब आपकी स्पीड बढ़ेगी। आपकी कैलकुलेट आप कर लेते हो लेकिन कैलकुलेशन स्पीड कम है। हमें क्या है, स्पीड की भी बहुत जरूरत होती है ना इसमें। एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो आप उसमें भी फ्रैक्शन में भी आंसर बता सकते हो, क्योंकि ये तो मैंने अपने मन से वैल्यूज दे दी थी ना। तो कुछ ऐसा फ्रैक्शन में भी आ सकता है, पूरा नहीं निकालो तो फ्रैक्शन में बता दो। डेसिमल नहीं भी निकाल रहे हो तो सीधे फ्रैक्शन में निकाल के बता दो। समझ तो सबको आ रहा है ना कैसे करना है? क्योंकि जो क्वेश्चंस ऐसे गिवन होते हैं उसमें डेटा ऐसे देते हैं कि जो वैल्यूज होती है वो कट जाती है ना। चलो मैं करके बताऊंगा, आप देखना है ना कि आप सही कर रहे हो या गलत। सबके अलग अलग मोल्स निकाल लेते हैं। पहले मोल्स ऑफ यूरिया निकालते हैं। मोल को लिख दिया एन से। तो इसका गिवन मास 5 है और इसका मोलर मास निकाला होगा आपने तो कितना है, 60 या 30? 60 आया होगा। तो ये कितना हो गया, 1/12 आ गया। फिर आप इसका निकालो NaCl का। तो NaCl के 2 ग्राम है, तो 2 डिवाइडेड बाई NaCl का निकालोगे तो आएगा 58.5। 38.5 इन दोनों को ऐड करोगे तो 58.5 आ जाएगा, इतना आ गया। फिर आप वाटर का निकाल लो। वाटर के 50 ग्राम दे दिए मैंने, 18 होता है मोलर मास, तो ये 50/18 आ गया। अब सबका क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन अगर यूरिया का चाहिए तो यूरिया के मोल्स कितने हैं, 1/12 डिवाइडेड बाई ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, कर लेंगे ना, इजी है। अब यही करना है NaCl का, तो NaCl का अमाउंट आ जाएगा ऊपर, नीचे ये पूरी वैल्यू। ऐसे ही आपका H2O का भी। क्लियर है सबको? 2019 मेंस का क्वेश्चन है। मिक्सचर है आपका NaOH और वाटर का। 8 ग्राम NaOH dissolve in 18 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मिक्स सॉल्यूशन बनाया गया, ठीक है। आपको निकालना क्या क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना है, और दूसरा निकालना है मोलैलिटी। हाँ, और दूसरा निकालना है आपको मोलैलिटी। दो डेटा निकालने, ऑप्शंस आर गिवन टू यू। ऑप्शंस दिए हुए आपको। पहला है 0.2 और
ये है 11.11, ट्वेंटी 22.20 और सी में दिया है 22.20, 11.1। पहला मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, दो वैल्यूज दिए ना, और दूसरा आपका दिया हुआ है मोलैलिटी। NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालना है ना। क्वेश्चन सब लोग समझ गए हैं? हो गया? क्या आ रहा है आंसर? डी आ रहा है। अच्छा, और लोग जिन्होंने नहीं किया वो भी कर ले, मैं बता दूं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स ग्राम दिए हुए थे भाई। सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर होगा। और सॉल्यूट कौन होगा? NaOH। NaOH को डिसॉल्व किया गया। तो मोलैलिटी निकालो और क्या निकालो? मोल फ्रैक्शन निकालो। आया अंशुल? ट्राई कर रहे हैं? बताऊं मैं? देखो, NaOH कितना दिया हुआ? 8 ग्राम। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पहले दोनों के मोल्स निकाल ले। वाटर दिया हुआ है कितना? 18 ग्राम। तो इसके मोल्स निकालोगे NaOH के, तो आ जाएंगे आपके गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। NaOH का जब निकालते हो तो ये 23 + 16 + 1, ये आता है 40। तो ये 40 हो गया, तो ये 1/5 आ गया। वाटर का देखो, वाटर के लिए मोल्स निकालोगे तो गिवन मास 18 है और इसका मोलर मास भी कितना होता है? 18। तो इसके 1 मोल्स आ गए। अब मोल फ्रैक्शन NaOH का चाहिए, तो NaOH का मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ NaOH लगा दो 1/5 और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स लगा दो। तो ये कितना आ जाएगा? ये 6/5 आ जाएगा। 5 से 5 तो उड़ जाएगा और ये 6 कहाँ पे जाएगा? 6 तीसरे इस पे चला जाएगा। ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है। अब दूसरी चीज क्या बोला है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही तो फॉर्मूला था, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सॉल्वेंट का मास लेना है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना था आपका? NaOH 1/12 आया था ना, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था? 1/5 आया था। 1/5 आया था और मास ऑफ सॉल्वेंट था 18 ग्राम। kg में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो कितनी आ जाएगी? 200/18, 100/। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 पॉइंट। ठीक है। अगर पूरा सॉल्व भी नहीं करते तो भी हमको ऐसे पता लग जाता है ना। जैसे ये वाली पहली वाली वैल्यू निकाली तो चारों ऑप्शन जो हमने देखे उसमें जो मोल फ्रैक्शन दिया था या तो 0.2 था या तो 0.167 था। तो इन दोनों में से ही कोई आना था। 0.2 तो पूरी पूरी वैल्यू कट रही थी और यहाँ पे हमें देखने से क्या पता लगा कि ये वैल्यू तो पूरी कट नहीं रही है। 1/6 तो 0.2 तो आने वाला नहीं है। 1/5 होता तो 0.2 हो जाता। तो 0.2 से कम वैल्यू होगी, वो एक ही ऑप्शन है। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। दूसरा
यहाँ पे भी 11.11 आ रहा है या 22.20 आ रहा है। हमारी वैल्यू क्या आई, 100/9 आई थी ना। 100/10 होता तो वैल्यू आती 10, 100/9 है तो कितना आएगा, 10 से अबव आएगी वैल्यू, तो 11.1, 22 तो जाएगी नहीं। ठीक, तो ऐसे ऑप्शन देख के भी कर लेना है कि पूरा सॉल्व नहीं करना पड़े हमें, और ऑप्शन अगर इस तरीके के हैं तो हमारी बात ऐसे ही बन जाए। ठीक है, तो एक मोल फ्रैक्शन कर लिया, एक ये कर लिया। एक होता है फॉर्मेलिटी, एक टर्म है आपका फॉर्मेलिटी, ये करते हैं, ये आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं इसको, फॉर्मेलिटी को एफ से डिनोट करते हैं। फॉर्मेलिटी होता क्या है, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास यूनिट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे वहां पे मोल्स है वैसे यहाँ पे क्या आ जाता है, फॉर्मूला मास यूनिट आ जाता है। निकाला कैसे जाएगा, गिवन मास बाय फॉर्मूला मास, वहां पे मोलर मास लेते थे, यहाँ पे क्या ले लेंगे, फॉर्मूला मास, वॉल्यूम ले लेंगे लीटर। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक बात। अब एक प्राइम है अपना, मतलब इंपॉर्टेंट है बहुत, उसको कर लेते हैं, वो बहुत काम का अपने, उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मेलिटी। क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी। जैसे यहाँ पे अभी नंबर ऑफ मोल्स चल रहे थे, अब वहां पे एक टर्म आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी को n से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, क्या हुआ परी, dissolve in 1 liter of solution। 1 लीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कितने डिजॉल्व में, वही क्या कहलाता है, नॉर्मेलिटी। ठीक, तो अभी हम मोल्स निकालना सीख गए थे, अब क्या निकालना सीखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्यू निकालना सीखेंगे, तभी तो हम लोग फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो अगर हमें फॉर्मूला लिखना है तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, ये ग्राम इक्विवेलेंट अगर किसी का निकालना है तो उसका गिवन मास पता होना चाहिए हमको, डिवाइडेड बाय उसका एक टर्म निकालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। वहां पे मोलर मास टर्म यूज कर रहे थे, यहाँ पे क्या टर्म यूज करेंगे, इक्विवेलेंट मास। बाकी सारा वैसे ही है, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो गौरवी बेटा आपकी क्लास का लिंक ये नहीं है, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। यूनिट की बात करोगे तो यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे गिवन मास है,
यहाँ पे इक्विवेलेंट मास है, EM बोलते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर है, यूनिट बोलना है, तो इसकी यूनिट होती है ग्राम EQ, ग्राम इक्विवेलेंट, EQ भी लिखते हैं शॉर्ट में, डिवाइडेड बाय, वहां पे मोल पर लीटर बोलते थे ना, पोलैरिटी की यूनिट मोल पर लीटर होती थी, यहाँ पे क्या हो गई ग्राम EQ पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक, ग्राम पर, हाँ, तो ये ग्राम इक्विवेलेंट उसका गिवन मास थोड़ी है। फंडामेंटल यूनिट नहीं है, आपसे पूछ लिया जाए डायमेंशन निकालो तो डायमेंशन फिर आपको लीटर की हो जाएगी डायमेंशन। डायमेंशन पढ़ लिया फिजिक्स में, फिजिक्स में डायमेंशन पढ़ा है, शुरू हो गया। इसी का नॉर्मेलिटी का क्या निकालना है हमको, सपोज हमको निकालना है फिजिक्स में डायमेंशन, तो डायमेंशन में क्या करते हो आप, उसको ब्रेक कर देते हो उसमें, तो यहाँ पे क्या हो गई, ये ग्राम EQ है डिवाइडेड बाय लीटर है, यही तो है। तो आप क्या करोगे, ग्राम EQ को क्या करोगे, गिवन मास बाय मोलर मास, और यहाँ पे क्या है आपका लीटर, ये वॉल्यूम की यूनिट है। ये गिवन मास और ये मोल इक्विवेलेंट मास, ये दोनों मास क्या होंगे आपके, मास है, तो कट जाएंगे ना, कॉमन हो गए, ये कॉमन हो गए, दोनों मास है, तो अगर डायमेंशन रखोगे तो दोनों की सेम होगी, ये वॉल्यूम की डायमेंशन आ जाएगी। हाँ, ऊपर ही, हाँ ऊपर ही, इधर से सीढ़ी से जाओ, फिर सेकंड सीढ़ी पे जाना, अब इसकी लोगे तो क्या ले लोगे इसकी, अगर यूनिट लोगे तो मीटर क्यूब में ले लोगे वॉल्यूम की, तो मीटर क्यूब होगा तो ये L क्यूब हो गया, तो वैसे लिखो तो क्या लिखोगे, M0 L-3, L-3 भी लिख सकते हैं। चलो भाई, अब मोल निकालना तो हमको आ गया था, मोल निकाल लेते थे गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास कैलकुलेट कर लेते थे एटॉमिक मास को यूज करके। अब ये इक्विवेलेंट मास नई चीज है क्या, क्या चीज होती है उसको देख लेते हैं, कैसे कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। पहले सुना हुआ है कभी इक्विवेलेंट मास, किसी ने सुना है तो बताइए क्या होता है। भूवी सुना है क्या इक्विवेलेंट मास, नहीं सुना, और किसी ने, चलो देखो, इक्विवेलेंट मास अलग अलग के लिए अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, एलिमेंट के लिए भी डिफाइन होता है, कंपाउंड के लिए भी डिफाइन होता है, कंपाउंड में भी अलग अलग कंपाउंड हो सकते हैं, सॉल्ट के लिए अलग तरीके से निकालते हैं, अगर कोई कंपाउंड बेस है तो उसके लिए अलग तरीके से निकालते हैं, एसिड है तो अलग तरीके से निकालते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है तो अलग तरीके से, सबको निकालना हम लोग सीखेंगे, क्योंकि किसी का भी प्रॉब्लम हमको मिल सकता है, एलिमेंट का नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी सीख लीजिए, स्टार्टिंग जो होती है वो कहाँ से होती है, एलिमेंट से होती है। ठीक, तो अगर इक्विवेलेंट मास की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात की जाए कि अगर किसी एलिमेंट के इक्विवेलेंट मास की बात की जाए तो कैसे निकाला जाता है या कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो ऐसा बोला गया कि मान लो कोई एलिमेंट है ना, ये कोई एलिमेंट है A, सपोज
ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ कंबाइन करता है? ऑक्सीजन के साथ। ए कंबाइंड विद ऑक्सीजन और कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, तो कंबाइन होते हुए ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन के 16 ग्राम यूज हो, ऐसा भी हो सकता है ऑक्सीजन के 32 ग्राम यूज हो, ऐसा भी हो सकता है ऑक्सीजन के 8 ग्राम यूज हो जब वो कंबाइंड करे तो। ठीक, तो कॉम्बिनेशन में ये देखा जाता है कि ऑक्सीजन के सबसे पहले हाइड्रोजन के थ्रू देखा गया, हाइड्रोजन के थ्रू बोला गया कि हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम से कितना रिएक्ट करता है कोई भी एलिमेंट। फिर दूसरी डेफिनेशन दी गई ऑक्सीजन की बेसिस पे, बोला गया ऑक्सीजन के 8 ग्राम से कितना रिएक्ट करेगा कोई भी एलिमेंट। मान लो कोई एलिमेंट ए था, वो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्ट करता है 2 ग्राम, तो उस एलिमेंट का ईएम क्या हो जाएगा? 2। ईएम क्या हो जाएगा उसका? 2। 8 ग्राम से कितना वो एलिमेंट रिएक्ट करता है, कितने ग्राम, दैट अमाउंट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट एलिमेंट। क्लोरीन की बेसिस पे भी देखा गया, बोला गया 35.5 ग्राम से कितना वो एलिमेंट कंबाइंड करेगा। इस एलिमेंट का जो अमाउंट कंबाइंड करेगा उसको ही हम क्या बोलेंगे? उस एलिमेंट का ईएम, इक्विवेलेंट मास। क्लियर होती है बात? ठीक, जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, जरूरत नहीं है इसकी फिर भी समझते हैं। कैल्शियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, कैल्शियम का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना, इस कैल्शियम ऑक्साइड को अगर देखो तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, इसका ये 2 मोल्स है ना। 2 मोल्स का मतलब क्या हुआ कि ये 2 मोल कैल्शियम है इसके अंदर, और ऑक्सीजन भी इसके अंदर कितना है? 2 मोल है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अगर ब्रेक करके इसको लिखो, इस पूरे कंपाउंड के 2 मोल को अगर ब्रेक करके लिखोगे तुम, तो ब्रेक करने में इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 मोल ऑफ कैल्शियम प्लस 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, आप किसी एलिमेंट की अगर 2 मोल का मास निकालो तो कितना आ जाएगा? उसके एटॉमिक मास का डबल आ जाएगा इसका अगर मास निकालना। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी एलिमेंट का अगर 1 मोल है तो उसका मास कितना आता है? एटॉमिक मास। तो अगर 2 मोल है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास। अब कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40। ठीक, यहाँ ऑक्सीजन का देख लो, ऑक्सीजन के 1 का होता है 16, तो 2 का कितना आ गया? 2 मोल्स एटम है उसके, तो 32 आ गया। अब आपको ईएम चाहिए, तो ईएम की डेफिनेशन आपने क्या बोली थी? ईएम की डेफिनेशन आपने बोली कि 8 ग्राम ऑक्सीजन से जितना एलिमेंट कंबाइंड करेगा वही तो होगा, यही डेफिनेशन हमने बोली थी। तो यहाँ पे हमने देखा 32 ग्राम ऑक्सीजन से कितना कंबाइंड कर रहा है कैल्शियम? 80 कर रहा है। 32 ग्राम ऑक्सीजन से कितना कंबाइंड किया कैल्शियम? 2 इंटू 40 ग्राम कैल्शियम कंबाइंड कर रहा है। तो अगर 8 ग्राम के लिए निकालोगे इसमें तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाइड बाई 8 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? कितनी आएगी कट करोगे तो? 20। इसका मतलब कैल्शियम का ईएम कितना आ गया? 20। कैल्शियम का ईएम कितना आया? कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? 20। क्लियर है? ठीक, हाँ
देख, कोई भी आपका कंपाउंड दिया हुआ है जो बना हुआ है किसी एलिमेंट और ऑक्सीजन से, ठीक, तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखो, और फॉर्मूला लिखने के बाद आप देखो कि उसमें एलिमेंट का कितना मास यूज हुआ है और ऑक्सीजन का कितना मास यूज हुआ है। जितना भी मास यूज हुआ है उसको नोट करो, और उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना मास कंबाइंड करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना मास कंबाइंड किया, 20 ग्राम। तो ये जो 20 है ये कैल्शियम का क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स आएंगे तो अलग केस हो जाएगा ना, ये तो सिंपल की बात हो रही है, ठीक। ये एलिमेंट के लिए बात थी, ये क्लोरीन की बेसिस पे भी निकाल सकते हो, हाइड्रोजन की बेसिस पे भी। अब जैसे आप बोल सकते हो कि कोई कंपाउंड है उसमें कैल्शियम क्लोराइड है मान लो, वहां पे निकालना, हम कैल्शियम का निकालना चाहते हैं तो वहां तो ऑक्सीजन है ही नहीं, निकालेंगे कैसे, तो वहां क्लोरीन की बेसिस पे निकालेंगे कि 35.5 ग्राम से कितना कैल्शियम रिएक्ट करेगा, उसको बोलेंगे। फिर एक बेसिस था हाइड्रोजन से, तो अगर हाइड्रोजन का कंपाउंड है तो ऐसे निकाल लेंगे। अब बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी होंगे जो आपके क्या होंगे, ना उसमें ऑक्सीजन होगा, ना उसमें हाइड्रोजन होगा, ना उसमें क्लोरीन होगा, और अगर हमें पूरे कंपाउंड का निकालना है तो कैसे निकालें, तो उसके लिए हम लोग देखें। अब हम इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हैं एसिड के, किसके लिए निकालना चाहते हैं, एसिड, ठीक। तो किसी भी एसिड के लिए अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है तो फॉर्मूला होता है EM इज इक्वल टू मोलर मास, एसिड का मोलर मास ले लो, डिवाइडेड बाय N फैक्टर। N फैक्टर क्या होता है, देखो यहाँ पे, मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। एसिड के लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं बेसिसिटी, ठीक है। अब ये बेसिसिटी क्या है, अब ये भी समझो, क्योंकि अगर किसी एसिड की बेसिसिटी नहीं पता है, मोलर मास तो तुम्हें निकालने आता है, अगर बेसिसिटी नहीं मालूम है तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। तो बेसिसिटी देख लेते हैं। एसिड का मॉलिक्यूल है अगर, तो वन मॉलिक्यूल में, इन वन मॉलिक्यूल रिप्लेसेबल H plus is called basicity। क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई एसिड ले लिया, HCl ले लिया सपोज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड, ठीक, इसका निकालना है इक्विवेलेंट मास। तो ये इसका वन मॉलिक्यूल जब ब्रेक होगा तो कितने H प्लस दे सकता है, वही नंबर उसका क्या कहलाता है, बेसिसिटी। तो जब HCl का वन मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो केवल एक ही H प्लस देता है, तो इसका मतलब ये बेसिसिटी कितनी हो गई HCl की, 1, और यही बेसिसिटी क्या होता है, N फैक्टर होता है। तो इक्विवेलेंट मास HCl के लिए क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी कितनी हो गई, 1। HCl का मोलर निकालते हैं तो H का होता है 1, 35.5, तो ये कितना आ जाएगा 36 पॉइंट। क्लियर होती है बात, ठीक। ऐसे ही अगर हम लोग H2SO4 एसिड आ गया हमारे एग्जाम्पल में, H2SO4 है सपोज, तो H2SO4 जब ब्रेक होता है तो एक मॉलिक्यूल इसका 2H प्लस देता है, कितने H प्लस देता है, 2। तो ये इसकी बेसिसिटी क्या हो गई आपकी, हो गई, N फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। तो अगर आपने क्या निकालना है, EM निकालना है H2SO4 का, तो क्या करोगे,
मोलर मास निकालो H2SO4 का डिवाइडेड बाय, तो कैसे निकलेगा? मोलर मास हो गया आपका H2SO4 का निकालो 2, सल्फर 32, 64, टोटल आता है 98। मुझे याद है तो मैंने बता दिया 49 होगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सारे जो भी एसिड बताएंगे उनके क्या होने चाहिए, आपको नाम पता होने चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक, हाँ ये हो गया सल्फ्यूरिक। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन करें एक पहले, फिर और एसिड भी बताते हैं। क्वेश्चन गिवन है 4.9 ग्राम of H2SO4 dissolve in 500 ml of solution। आपको निकालना है नॉर्मेलिटी। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि एसिड है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? क्या निकालना पड़ेगा? बेसिसिटी देखनी पड़ेगी। H2SO4 की अभी अभी बताई कितनी है? 2 है बेसिसिटी। एकांश आपकी क्लास का लिंक ये नहीं है बेटा, मैथ सर ने दूसरा लिंक दिया होगा। ट्राई करिए सब लोग। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, और ब्रेक करके लिख दो गिवन मास, इक्विवेलेंट मास को लिख दो मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, यहाँ पे हो गया वॉल्यूम इन लीटर। फॉर्मूला भी लिख दिया, आप करिए, ट्राई करिए सब लोग। 1.5 आ रहा है, 1/5। सब लोग ट्राई करिए। निकालो अंशुल, निकालो फटाफट। H2SO4 का सॉल्व करोगे तो 98 आ जाएगा मोलर मास। सीधे 98 लगा दो मोलर मास की जगह। कुछ तो ऐसे होंगे जो आप सॉल्व करते करते आपको याद हो जाएंगे। जैसे NaOH खूब यूज होता है तो NaOH का 40 होता है, H2SO4 खूब यूज होता है तो 98 मोलर मास है। फिर 12th में आप आएंगे सॉल्यूशन करेंगे तो एक सॉल्यूशन वाले चैप्टर में यूरिया, सुक्रोज, NaCl ये सब खूब यूज होते हैं, तो बच्चों को धीरे धीरे याद हो जाते हैं कि यूरिया का मोलर मास 60 है, सुक्रोज का शायद 342 होता है। ऐसे करके आ गया सबका, सबका निकला। गिवन मास क्या था? 4.9, मोलर मास H2SO4 का 98, बेसिसिटी 2 हो गई, वॉल्यूम 500 ml दिया था, लीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया। ये सारी वैल्यू कहाँ चली गई? 2 और 1000 ये सब ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया ये 49। कितनी आ गई वैल्यू? 1/5। यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम इक्यू पर। हाँ 2 थी ना, तो 98 में 2 से डिवाइड कर दोगे तो 49 आ जाएगा ना।
तो मैंने यहाँ पे, अच्छा ठीक ठीक, यूनिट क्या हो गई, ग्राम EQ पर, ठीक। अब देखो एसिड की बेसिसिटी जो होती है वो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको एसिड को देख के पता चल जाएगा। ज्यादातर केसेस में तो देख के जितने उसमें H होते हैं उतने ही उसकी बेसिसिटी होती है। कुछ केसेस हमको ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां पे जितने नंबर ऑफ H प्लस होंगे वो सारे के सारे रिप्लेस नहीं होते हैं। तो रिप्लेसेबल जो H प्लस होते हैं उनकी पहचान क्या होती है कि कौन सा रिप्लेस होगा, कौन सा रिप्लेस नहीं। रिप्लेसेबल जो H प्लस है वो कौन से हैं, इनको देखते हैं हम बेसिकली जब बॉन्डिंग पढ़ोगे आप, तो आप बॉन्डिंग में पढ़ोगे अगर कोई एसिड है तो उसमें वो H जो O से अटैच होगा, किससे अटैच होगा, O से, या आप ये समझ सकते हो कि जो OH बनाएगा, क्या बनाएगा, OH बॉन्ड बनाएगा, वही क्या होता है, रिप्लेस होता है, वही H प्लस के फॉर्म में जाता है। तो जैसे H2SO4 की बात कर लो, HCl की बात कर लो, तो इसमें सब जो होते हैं वो आपके निकलते हैं। लेकिन 3 एसिड और हैं जो प्राइम में आपसे पूछे जाते हैं, उनको याद रखेंगे। एक को बोलते हैं H3PO4, एक को बोलते हैं H3PO3, एक को बोलते हैं H3PO2, PO4, PO3, PO2। इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड, इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड, और इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस, या हाइपोफॉस्फोरिक, हाइपो वर्ड आ जाता है, ठीक। इसकी अगर बेसिसिटी की बात करो तो इसमें 3 दिखाई दे रहे हैं, 3 होती है बेसिसिटी, इसमें भी 3 दिख रहे हैं, लेकिन इसकी बेसिसिटी होती है 2, और इसकी बेसिसिटी होती है कितनी, 1। ये हमें याद रखना है। वैसे अगर देखो तो स्ट्रक्चर से देखोगे, अगर स्ट्रक्चर बना के, तो आपको कैसे पता लगेगा, H3PO4, H3PO3, फास्फोरस के 3 ही बताए अभी आपको, और H3PO2, ठीक है, नोट कर रहे हो, ठीक। स्ट्रक्चर बनाते हैं, P बीच में होता है, एक तरफ O एक तरफ H ऐसे जुड़ता है, फिर एक तरफ O एक तरफ H ऐसे जुड़ता है। कितने जोड़ दिए हमने, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए। अब क्या बचे हैं, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, एक ऐसे, और एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या बुक्स में बना रहता है डबल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट अब खत्म कर दिया गया मॉडर्न, उसमें कोऑर्डिनेट को गायब कर दिया गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट लिख देते हैं, ठीक है। अभी जो बुक्स हैं उसमें, हाँ एरो नहीं लगाते, हम्म हम्म। अब देखो H3PO3 का स्ट्रक्चर देखो, इसमें O और H बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं, OH बॉन्ड, एक OH ये, एक OH ये जो हाइड्रोजन है ये किससे जुड़ा हुआ है, फास्फोरस से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा है। वो निकलेगा हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ा है, एसिड में वो हाइड्रोजन निकलेगा जो ऑक्सीजन से जुड़ा है। ये 1 2 ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, 2। यहाँ पे अगर देखो तो 3 हाइड्रोजन
तीनों के तीनों किससे जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन से जुड़े हुए। हाँ, स्ट्रक्चर बना के आइडियली देखना पड़ेगा, लेकिन ये 3 केस ज्यादा पूछे जाते हैं तो इनको याद रखें। ये तो आपको मैंने रीजन दिखाने के लिए स्ट्रक्चर बना दिया, और स्ट्रक्चर तो आगे काम भी आने वाला है ना। अब कौन सा आ गया? H3PO2 आ गया। तो इसमें मैंने बताया बेसिसिटी कितनी है? 1 है। इसका मतलब एक ही OH बॉन्ड बनेगा। और कौन से बॉन्ड बनेंगे आपके? PH बॉन्ड बनेंगे। H किससे जुड़ेगा? P से। यहाँ पे एक ही OH दिख रहा है ना, तो बेसिसिटी किसको कहाँ, कहीं किसको भी कहीं कर दो। इसको ऊपर करना चाहते हो? ये इक्विवेलेंट है, किसी को भी किसी दिशा में कर दो, कोई इशू नहीं। इसको भी इधर कर सकते हो, है ना। एक OH दिख रहा है तो बेसिसिटी क्या हो गई? 1 हो गई। OH बॉन्ड यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 2 दिखाई दे रहे हैं, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी? 2। यहाँ पे OH बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? एक ये, एक आपका ये, और एक ये। तो बेसिसिटी कितनी आ जाएगी? 3। ठीक। अब एसिड का निकाल लेंगे अगर नॉर्मेलिटी निकालनी है, जैसा ये क्वेश्चन है इस तरीके का कोई भी किसी भी एसिड का आ गया तो, जैसे एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड का याद रखो कि एसिटिक एसिड में जो ये वाला H होता है ये नहीं निकलता है, केवल ये निकलता है। इसको अगर ब्रेक करो तो ये ऐसे ब्रेक होता है, ये निकलता है। तो बेसिसिटी क्या होगी? ठीक है, याद रखेंगे। एक एसिड होता है HClO4। यहाँ पे अब आप देख रहे हो हाइड्रोजन एक ही है, और एसिड है तो हाइड्रोजन तो निकलेगा ही निकलेगा। तो बेसिसिटी कितनी होगी? 1 ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, बेसिसिटी। अब एसिड का निकाल लेंगे, एसिड का इक्विवेलेंट मास अगर कोई केस आता है, बेस पे आ जाते। HClO4 पर क्लोरिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको? पर क्लोरिक एसिड। ठीक। अब एसिड के केस में हमने नॉर्मेलिटी निकालनी है तो हम निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट मास निकालना हम सीख गए। मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, बेसिसिटी इज एन फैक्टर, H प्लस कितने रिप्लेस कर रहा है वो। अब बेस का केस आ जाता है। अच्छा, इसमें एक और याद रखना, एक एसिड है बोरिक एसिड, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखा होता है कई बार ऐसे, तो इसको बेस नहीं समझेंगे। BOH होल थ्राइस लिखा हुआ है ना, तो ये OH माइनस नहीं देता है, ये लिखने का एक तरीका है। वैसे ये एसिड लिखा कैसे जाता है दूसरे तरीके से? H3 ये है क्या? एसिड। वैसे ये प्रोटिक एसिड है नहीं, प्रोटॉन देता ही नहीं, H प्लस देता नहीं। हाँ, तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये बेस है, क्योंकि बेस हम जैसे ही देखते हैं NaOH KOH OH दिखता है ना हमें। नॉट एक्सेप्शन नहीं है, बुक्स में आपको BOH होल थ्राइस ऐसे लिख के दे दिया और क्वेश्चन बना दिया, तो आप पता चला सोचो बेस है तो आप फॉर्मूला लगा दो किसका? बेस का। और है क्या ये? ऐसे। हाँ, नहीं 3 ही आंसर लिखेगा ना, लेकिन ये तो प्रोटॉन देता ही नहीं है, ये H प्लस देता ही नहीं है,
इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि ये H प्लस नहीं देगा, देगा भी तो एक देगा। अब हम लोग बेस का समझ लेते हैं। बेस में बिल्कुल टफ नहीं है, बेस में आपको जितने OH दिख रहे हैं वही हो जाता है एन फैक्टर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे एसिड की बेसिसिटी थी, बेस की हो जाती है एसिडिटी। क्या वर्ड होता है, एसिडिटी। एन फैक्टर जो लेते हैं हम वो क्या लेते हैं, एसिडिटी ऑफ बेस। और एसिडिटी क्या होता है, OH माइनस गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस। एक बेस मॉलिक्यूल कितने OH माइनस देता है, उसी को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन में जब डालोगे तो कितने OH देगा, उसी को क्या बोलोगे, एसिडिटी। एसिडिटी, बेसिसिटी। मेन बात तो समझ आ गई ना, एन फैक्टर की बात करनी है। जैसे NaOH है तो देखने से पता लग रहा है एन फैक्टर कितना होगा, 1 है ना। एक ही OH है, KOH 1, CaOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस, सबका क्या हो गया 2, 2 OH दिख रहा है। AlOH होल थ्राइस, FeOH होल थ्राइस, कितने दिख रहे हैं, एन फैक्टर। ठीक है, हाँ डायरेक्ट जो नंबर OH का दिख रहा है वही हो जाएगा एन फैक्टर। तो आपको EM निकालना है तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, या मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ OH माइनस, यही तो होगा। या इसी को बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, एसिडिटी। कर लेंगे, कोई बेस का केस होगा तो सबसे पहले क्या करना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। फिर इक्विवेलेंट मास निकाल के जहां पे हम मोल्स निकालते थे तो गिवन मास बाय मोलर मास करते थे, नॉर्मेलिटी में गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास कर देंगे। बाकी वॉल्यूम इन लीटर लेना है, बाकी सारे स्टेप्स सेम। तो बेस का कोई एग्जांपल नहीं करा रही हूँ, एसिड का कराया हुआ है तो उसी पैटर्न पे चलेगा, कर लेंगे, ताकि बीच में फिर कोई वो करा दूंगी जो आया हुआ है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, है ना। यहां तक बात क्लियर है सबको। सॉल्ट का कर लिया जाए, अब सॉल्ट का सीख लिया जाए, सॉल्ट कैसे करेंगे। अगर हमारे पास कोई सॉल्ट है, इसका निकाल, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास, क्योंकि हमको क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी होती है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास वॉल्यूम इन लीटर। तो हमको निकालना है EM, तो EM निकालना चाहते हैं सॉल्ट के लिए। सॉल्ट के लिए अगर आपको EM निकालना है तो सॉल्ट को देखो पहले कि वो किस में ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक होने के बाद आप देखो कि जब वो ब्रेक होता है तो कितना पॉजिटिव चार्ज आता है उसके ऊपर। पॉजिटिव चार्ज कितना आता है, वही पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे हो जाएगा एन फैक्टर, मोलर मास बाय एन फैक्टर, यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज, वो क्या कहलाता है, सॉल्ट के केस में एन फैक्टर। ठीक, एग्जाम्पल देखो, जैसे तुमने NaCl ले लिया तो इसको जब ब्रेक करते हो ना तो ये Na प्लस बनाता है और Cl माइनस। नेगेटिव चार्ज के ऊपर ध्यान नहीं देना है, किसके ऊपर ध्यान देना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव देखो एक ही यूनिट दिख रहा है ना, 1 यूनिट, एक ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज है।
तो n फैक्टर क्या हो गया NaCl के लिए 1 हो जाएगा। ठीक, यही अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट ले लें, सपोज ये ले, तो इसको जब ब्रेक करते हो सोडियम कार्बोनेट को, तो आप देखते हो 2Na+ बनाएगा और CO3 -2 बनाएगा। अब अगर पॉजिटिव चार्ज आप देखते हो तो +1 तो एक Na पे था, लेकिन ये ब्रेक हो रहा है तो कितने Na बना रहा है, 2 बना रहा है ना। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। तो n फैक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पे। इतनी बात सबको क्लियर है। सॉल्ट के ब्रेक होने के ऊपर हम लोगों को देखना पड़ेगा कितना पॉजिटिव चार्ज वो बनाता है। ठीक, एक क्वेश्चन करेंगे, दिया जाए। चलो भाई सॉल्ट का कर लेते हैं। टू ग्राम सोडियम फॉस्फेट या कैल्शियम फॉस्फेट लेना, कैल्शियम फॉस्फेट dissolve in 2-liter solution. Calculate normality. Calculate normality. अब कैल्शियम फॉस्फेट का रजत फॉर्मूला आपको नहीं पता है, बाकियों को नहीं पता, वो तो समझ में आता है। तो फॉर्मूला लिखना तो 9th में सिखाया जाता है ना, सिखाया जाता है। आता है किसी को फॉर्मूला कैल्शियम फॉस्फेट का? फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, कैल्शियम से बना हुआ तो कैल्शियम +2 होता है, फॉस्फेट रेडिकल होता है PO4 के ऊपर -3 चार्ज। तो एक का चार्ज दूसरे के नीचे की तरफ, दूसरे का चार्ज इसके नीचे की तरफ। तो कैसे लिखे, Ca3PO4 होल ट्वाइस, ऐसे ही तो लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला आ गया ये, तो आप ब्रेक करके देख लो कितना पॉजिटिव बनाएगा। तोड़ो इसको, तोड़ोगे तो कैल्शियम दिखाई दे रहे हैं कितने हैं, 3 है ना। तो क्या बनाएगा 3Ca+2, पहले ही बता दिया +2 चार्ज। और फॉस्फेट कितने बनाएगा 2, निगेटिव चार्ज से तो मतलब ही नहीं है, पॉजिटिव से मतलब है। कितना पॉजिटिव चार्ज हो गया टोटल, 6 हो गया ना, 3 × 2 टोटल पॉजिटिव। हर्षित, हर्षित नहीं, वर्णित, क्लियर हो रही है बात? वेरोनिका, भूवी, क्षितिज, उद्धव निकाल पा रहे हैं? तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया, 6 यूनिट आ गई। अब इक्विवेलेंट मास निकालो फटाफट और फिर नॉर्मलिटी निकालो जल्दी से। इक्विवेलेंट मास के लिए मोलर मास चाहिए है ना। कैल्शियम का 40, फॉस्फोरस का 31, फॉस्फेट है लेकिन अलग अलग करके निकालोगे ना, जोड़ोगे। फॉस्फेट का तो मुझे याद नहीं है पूरे का। कैल्शियम का 40, फॉस्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16, पता ही है। चलो भैया सॉल्व करिए और बताइए। बेटा समझ आ रहा है, कर पा रहे हो, क्वेश्चन निकल रहे हैं ना।
कितना आ रहा है 310। निकालो आंसर, तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि डेटा ऐसा ही दे दिया था मैंने। पॉइंट निकाल के देखना पड़ेगा। हो गया, मैं बताऊं? इजी है, थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है। 3/155। अच्छा चलो निकाल देते हैं, चेक कर लो सब लोग आ रहा है या नहीं आ रहा। 2 ग्राम लिए कैल्शियम फॉस्फेट के 2 लीटर में डिसॉल्व किया है ना। तो पहले कैल्शियम फॉस्फेट का क्या करें, मोलर मास कितना आया 310 आ गया। मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, आप लोगों ने कैलकुलेट किया तो मान लेते। 310 आ गया मोलर मास। अब निकाल लो इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा मोलर मास बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर अभी हमने कितना निकाला था 6, तो ये आ गया EM। अब क्या निकालना है नॉर्मेलिटी। तो गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास, वॉल्यूम इन लीटर शायद दिया हुआ है लीटर में। गिवन मास कितना था 2 ग्राम। ये 310/6 और ये आ गया कितना 2। ये 2 उड़ गया, 6 ऊपर चला जाएगा, 6/310 3/155। सॉल्व कर ली। ठीक 0.019। चलो भाई कर लिए, आ गया। एसिड का सीख लिया, बेस का सीख लिया, सॉल्ट का सीख लिया आपने। क्या निकालना नॉर्मेलिटी अगर निकालना है सॉल्यूशन की, तो हमने इसकी ठीक। चलो एक क्वेश्चन और करके बता दो, बताएंगे नेक्स्ट टर्न पे। फिर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का भी सिखा देती हूँ। नॉर्मेलिटी निकाल, आंसर तो हमने पूरा निकाला नहीं था, पर जो निकाला था वो। नहीं मैं मतलब मैंने नहीं निकाला, हमने मतलब आपने निकाला था, है ना। चलो चलो चलो, एक कोई एल्कलॉइड है, क्वेश्चन लिखिए। एन एल्कलॉइड एक कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड की एक कैटेगरी होती है। एन एल्कलॉइड
contain an alkaloid contain 17.28% nitrogen and its molecular mass is 162. Molecular mass is 162. आपको बताना है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्केलॉइड. नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम present in one molecule of alkaloid. ट्राई करो, दिमाग लगाओ कैसे कर सकते हो. ऑप्शन है 5432. ऑप्शन क्या है? 5432. एटम मॉलिक्यूल निकालना आपको बताया हुआ है सब, है ना. नाइट्रोजन का ही परसेंटेज दिया है, नाइट्रोजन के ही एटम्स निकालने हैं आपको. परसेंटेज निकालना आपको सिखाया था ना कि किसी एलिमेंट का अगर परसेंटेज निकालना है किसी कंपाउंड में तो कैसे निकालते थे. उसका अमाउंट पता होना चाहिए उस कंपाउंड में कितना है वो एलिमेंट. जैसे इसमें नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का कितना अमाउंट है डिवाइडेड बाय टोटल मास जो मोलर मास दिया है मल्टीप्लाइड बाय 100, वो आएगा इक्वल टू नाइट्रोजन का परसेंटेज. वहां से निकालोगे नाइट्रोजन का अमाउंट और अमाउंट निकालने के बाद आप मोल और मोल से एटम, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम पे पहुंच जाओगे. 7.24 डिवाइड कर देंगे. 17.28 को क्या कर दिया आपने? डिवाइड 162 इंटू, तो ये तो परसेंटेज थोड़ी, ये अमाउंट थोड़ी ना, ये तो परसेंटेज है. जो आप परसेंटेज निकालते हो वो 17.28 है. आप अमाउंट निकाल सकते हो यहाँ से. ऑप्शन यही है 5432. ज्यादा आ रहा है, एक बार चेक कर लो. नहीं यही है ऑप्शन, तो यही. ये मोलर मास नहीं है, ये मॉलिक्यूलर मास है, ये ध्यान दीजिएगा.
ये मॉलिक्यूलर मास है, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास दिया। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में अंतर समझते हैं ना। मोलर मास का मतलब 1 मोल का, यानी कि 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास, और मॉलिक्यूलर मास का मतलब एक मॉलिक्यूल का। एक मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन पूछी गई, एक मॉलिक्यूल का ही मास दिया हुआ। बताते हैं, आपको बताया नहीं है ना परसेंटेज। तुम लोग ट्राई करो, तुमको तो पता है सारा। नहीं आ रहा है परसेंटेज का फॉर्मूला निकाल के अमाउंट निकालो, वही अमाउंट तो 1 मॉलिक्यूल में है इसके। किसी का आया? नहीं तो मैं बताऊं, बच्चे लोग नहीं आ रहा है तो मैं बताऊं। मोल्स तक जाना ही नहीं पड़ेगा। देखो बताएं, देखो ये एल्कलॉइड है कोई भी, इसका 1 मॉलिक्यूल है, ठीक। इसके 1 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन कितने परसेंट दे रखा है? 17.2, ठीक है। और इसका मोलर मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है, मतलब 1 मॉलिक्यूल का मास कितना है? 162। इसका मतलब 162 ग्राम का 17.28 ग्राम इसमें कितना है? नाइट्रोजन है। भाई 1 मॉलिक्यूल 162 ग्राम के इक्विवेलेंट होगा। 162 ग्राम में इसका नाइट्रोजन कितना है इसमें? 17.28। तो अगर आपको अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो क्या? 162 का कितना है? 17.28% ही तो है ये। तो नाइट्रोजन का अमाउंट कितना आ जाएगा? 1.62 मल्टीप्लाइड बाय 17.28, ये आ जाएगा। ये अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन आ गया, देख पा रहे हो आप? अब ये अगर इसके 1 मॉलिक्यूल में इतना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है तो अमाउंट से आप एटम निकाल सकते हो क्या? हम्म, ये वैल्यू कितनी आएगी पहले मल्टीप्लाई करके निकालो। ये वैल्यू कितनी आएगी? Twenty seven point double nine 37.27.9936। तो इसको अप्रोक्स 28 कह सकते हो क्या? अप्रोक्स, अप्रोक्सीमेशन लेने की कोशिश करना है। अप्रोक्सीमेशन क्यों ले रहे हैं सोचो, क्योंकि नाइट्रोजन का अगर एक एटम होता है तो उसका मास कितना बोलते हैं? 14 यूनिट बोलते हैं, बोलते हैं क्या? तो यहाँ पे कितनी यूनिट आ रहा है? 28 आ रहा है, 28 यूनिट। 27.99 को अप्रोक्सीमेशन में 28 ले सकते हैं। तो ये 28 होने का मतलब कितनी यूनिट है इसकी? भाई एक यूनिट होती तो 14 हो जाता, तो 28 है तो कितनी यूनिट होनी चाहिए एक मॉलिक्यूल में? तो कितनी यूनिट हो जाएगी नाइट्रोजन की? नाइट्रोजन के कितने एटम्स हो जाएंगे? 2। ऑप्शन था कोई? ठीक है, एक मॉलिक्यूल का ही मास दिया,
उसी मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का परसेंटेज हमने लगा दिया और उसी से हमने नाइट्रोजन का उस मॉलिक्यूल में अमाउंट निकाल लिया और 28 अमाउंट आ रहा था। तो 28 से हमने अप्रोक्सीमेशन क्या लगाया कि अगर एक एटम होता तो 14 यूनिट आता, अगर 2 एटम है तो क्या हो जाएगा 28 होगा। क्लियर है? कर लेंगे ऐसे सवाल शीट में ऐसे हैं, ऐसे घुमाने वाले हैं, इसमें हर तरह के होंगे, मतलब आपका वो पूरी चैप्टर की शीट है। आपके दिमाग का क्या करेंगे, क्या करेंगे दिमाग का, दिमाग का घुमा देंगे आपको, दिमाग का दही करने वाले शीट अच्छे, मतलब आपके अच्छी मेंटल एक्सरसाइज करवाएं। ठीक है, एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं। जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है ना, ठीक, रिएक्शन हो रहा है, ए मान लो रिएक्ट करता है सपोज बी से और प्रोडक्ट, ठीक। तो किसी भी रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखना है कि जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं ना वो इक्वल रिएक्ट करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट क्या करते हैं, इक्वल रिएक्ट करते हैं, मतलब ए के जो भी ग्राम इक्विवेलेंट होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट किसके होंगे, दोनों एक दूसरे से इक्वल। मान लो इसका 2 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है तो इसका भी कितना रिएक्ट करेगा, 2 ग्राम इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करेगा। अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट को बोलो तो ग्राम इक्विवेलेंट अभी हमने कैसे निकाला था, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, यही तो किया था। मान लो ए के लिए गिवन मास सपोज W1 है, इसके लिए गिवन मास W1 है और इसका इक्विवेलेंट मास E1 है, ठीक है। इसके लिए गिवन मास मान लो W2 है और इसका इक्विवेलेंट मास E2 है। तो आप क्या बोलोगे कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एक स्पीसीज जो दूसरे से रिएक्ट कर रही है उन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप क्या बोलोगे W1 बाई E1 इज इक्वल टू W2 बाई, कोई दिक्कत, सब जगह होंगे ये फंडा, हर जगह यूज, ठीक। इसी से रिलेट करके निकाला गया एक इक्वेशन होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन। दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हैं, दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2। एक की नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा दूसरे की नॉर्मेलिटी इंटू, ठीक है। या अगर वो भी नहीं याद रहता है तो ये याद रखिए W1 बाई E1 इज इक्वल टू W2 बाई E2, ठीक, क्लियर। अब कल इसको अप्लाई करेंगे हम लोग, एक मोलरिटी वाला भी सीखेंगे नेक्स्ट टर्न पे और एक इसको भी अप्लाई करेंगे। हाँ बच्चा, बाय बच्चा।